रमेश अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव वापस आया। शाम को खाना खाते वक्त रमेश के पिता सोहनलाल रमेश से, रमेश, अब तो तुम्हारी शहर की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, आगे क्या करने का सोचा है तुमने? अब पिताजी, मैं शहर जाकर व्यापार करूंगा। शहर जाकर व्यापार? हाँ पिताजी, शहर में बहुत स्कोप है, इसलिए वहां मुनाफा भी अधिक है। अगर गांव में रहने वाला हर व्यक्ति यही सोच ले कि उसे शहर जाकर अपना व्यापार करना है, नौकरी करनी है, तो गांव के लोगों की उन्नति कैसे होगी बेटा? पिताजी, गांव की उन्नति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि गांव में होता ही क्या है। जैसी तुम्हारी मर्जी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये शहर का होकर रह गया तो भला हम दोनों गांव में क्या करेंगे? माँ, जब मैं शहर में अपना व्यापार जमा लूंगा ना, तो मैं आपको और पिताजी को अपने साथ शहर में ही रखूंगा। नहीं, हम दोनों तो गांव में ही ठीक हैं बेटा। तुम जाओ और शहर की जिंदगी का मजा लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक ही बेटा है हमारा और आप कह रहे हैं कि वो शहर में रहेगा और हम गांव में। हाँ, और तुम भी रमेश के साथ शहर चली जाना, परंतु मैं तो गांव में ही रहूंगा। रमेश को शहर की जिंदगी बहुत पसंद थी। बचपन में वो मोहनलाल के साथ कई बार माँ की आंखों का इलाज करने के लिए शहर जाया करता था और तब से शहर में रहना उसका बचपन का सपना था, जो अब पूरा होने वाला था। दूसरे दिन सोहनलाल रमेश से, पिताजी, मैं शहर में एक चश्मे की दुकान खोलना चाहता हूँ। आजकल लोगों को कमजोर नजर की परेशानी बहुत होती है और इसमें अच्छा पैसा भी है। इसमें कितना पैसा लगेगा बेटा? आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल सरकार व्यापार के लिए मदद करती है। मैंने अपने दोस्त से बात कर रखी है, मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा और मैं दुकान की कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर बैंक की किश्त भर दिया करूंगा। देखा, मेरा बेटा कितना समझदार है। वो तुम्हें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं देना चाहता। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है। आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी ही बात सोच रहा हूँ। मेरी कौन सी बात सोच रहे हैं आप? यही कि इकलौता बेटा शहर का होकर रह जाएगा। हाँ, तो सच ही तो कह रही थी मैं। और अब सोच क्या रहे हैं? आपने ही तो उसे शहर जाकर व्यापार करने की अनुमति दी है। देखो भाग्यवान, जब उसने मन बना लिया है तो मेरे मना करने से वो मानेगा नहीं। और इस उम्र में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। मुझे तो समझ ही नहीं आता आपका। एक तरफ उसे जाने की अनुमति दे रहे हो, दूसरी तरफ चिंता कर रहे हो। अगर उसे रोका तो सारी जिंदगी उसके मन में यही रहेगा कि माँ बाप ने उसे तरक्की का रास्ता नहीं चुनने दिया। ठीक है, तो अब दुखी क्यों हो रहे हो? जाने दो बेटे को, रह लेंगे हम दोनों गांव में। जल्द ही रमेश शहर जाकर अपना व्यापार शुरू कर देता है। शुरुआत में तो वो हफ्ते में एक दिन गांव आया करता था, जिस दिन उसकी दुकान बंद रहती थी, परंतु धीरे धीरे उसने गांव आना लगभग बंद ही कर दिया। एक दिन, सुनो जी, 1 माह हो गया है, रमेश नहीं आया। आप उसकी खोज खबर लेने जाओ ना, जाने किस हाल में होगा। अरे मैं क्यों जाऊं? शहर में रहने का शौक उसे था, मुझे नहीं। आपका तो मिजाज ही नहीं समझ आता। पत्थर के बने हो। पर क्या मैं समझती नहीं हूँ कि 4 हफ्तों से बेटा घर नहीं आया तो आपकी भूख प्यास कम होती जा रही है। ये दिखावा किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं। कल सुबह जाकर बेटे का हाल पता कर लो, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। दूसरे दिन सोहनलाल सुबह शहर जाने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाता है। बेटे के लिए ज्यादा सामान मत देना, मैं बोझ नहीं उठाकर जाऊंगा। हाँ, क्या उसके लिए कुछ सामान भी भेजना था? मैंने तो कुछ भी नहीं रखा। तुम कैसी हो? न जाने वो शहर में क्या खा रहा है और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उसके लिए कुछ घर का बना दो।
मैं जानती हूँ आप सिर्फ दिखाने के लिए पत्थर दिल बनते हो। अब ऐसा कुछ नहीं है। जब वो आता है तुम उसके लिए कुछ देती हो। हाँ हाँ, मैं ही देती हूँ, पता है मुझे। थैला तैयार है, मैंने उसकी पसंद के मीठे और नमकीन बनाकर रख दिए हैं और आप दोनों के लिए पूरी सब्जी भी है। दोनों बाप बेटा बैठकर खा लेना। और सुनो, कल ही वापस आ जाना, पता चले बेटे के प्यार में रुक गए। मुझे क्या करना है वहां रुककर? मैं तो आज ही वापस आ जाऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है, आज ही आ जाना। आपके एक जोड़े कपड़े रख दिए हैं, अगर रुकना ही पड़ गया तो कम से कम साफ कपड़े तो होंगे। थैला उसको दूंगा और हाल चाल पूछ कर वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, अब देर मत करो। सोहनलाल शहर पहुंचता है और देखता है कि रमेश की दुकान पर ताला बंद है। अब तक दुकान नहीं खोली, भला ये क्या व्यापार करेगा? व्यापार का मतलब होता है सुबह समय से दुकान खोलना, ग्राहक टूट जाते हैं। सोहनलाल रमेश के कमरे पर जाता है, वहाँ भी ताला बंद होता है। वो पड़ोस के घर में घंटी बजाता है। अंदर से रमेश के पड़ोसी शर्मा जी बाहर आते हैं। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? माफ कीजिएगा, मैं सामने रहने वाले रमेश का पिता हूँ। नमस्कार भाई साहब, अंदर आइए। रमेश तो दुकान पर होगा। दुकान पर तो ताला लगा हुआ है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कहीं गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए। बड़ा ही मिलनसार लड़का है आपका। हमारे घर में तो हमारे पूरे परिवार और यहाँ तक के रिश्तेदारों का भी चश्मा उसी की दुकान से बनता है। अच्छा, कैसा काम करता है? बड़ा ही अच्छा काम है उसका। और हाँ देखिए, मेरा चश्मा जब से बनवाया है, अगर कभी ढीला भी होता है तो उससे ठीक करवा लेता हूँ। वो तो मुझसे पैसे भी नहीं लेता। तभी रमेश के दरवाजे पर कुछ आहट महसूस होती है। सोहनलाल उठकर बाहर देखते हैं। रमेश, कहाँ गए थे तुम? और अब तक दुकान क्यों नहीं खोली? अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? तुमने गांव आना छोड़ दिया तो क्या हम तो शहर आ सकते हैं? जी पिताजी, वो अब रहने दो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ बेचैन हो रही थी, इसलिए तुम्हारा हाल लेने के लिए मुझे भेजा है। इस तरह दुकान कौन चलाता है? 12 बजने को आए और तुम अभी घर पर हो। अगर शहर में मटर गश्ती ही कर रहे थे तो दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? रमेश कुछ भी जवाब नहीं देता। सोहनलाल को रमेश का चेहरा देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो कुछ परेशान है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। आज तुम्हें दुकान नहीं जाना? नहीं पिताजी, आज दुकान की छुट्टी रखी है। क्यों? तुम तो दुकान मंगलवार को बंद रखते हो और आज तो शुक्रवार है। हाँ पिताजी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए दुकान नहीं खोलूंगा आज। दोनों आपस में एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते और कमरे में एक खामोशी सी छाई रहती है। माँ का भेजा खाना खाकर दोनों लेट जाते हैं। कुछ देर बाद, अगर तुम्हें ठीक लगे और तुम मुझे लायक समझो तो अपनी परेशानी बता सकते हो। मैं तुम शहर वालों जैसा बुद्धिमान तो नहीं हूं। अब कोई परेशानी नहीं है पिताजी, सब ठीक है, दुकान भी अच्छी चल रही है। आप ऐसे ही फिक्र कर रहे हैं। तो गांव क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ रास्ता देखती है। कुछ जरूरी काम आ गया था, इस वजह से नहीं आ पाया, परंतु अगले मंगलवार को आ जाऊंगा। ठीक है भाई, तो मैं गांव वापस चलता हूँ। आप आज ही वापस चले जाएंगे पिताजी? आज रुक जाइए। मैं क्या करूंगा यहाँ रुककर? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि इतनी दूर सफर करके आए हैं, रात को थोड़ा आराम मिल जाएगा। सोहनलाल को महसूस हो चुका था कि रमेश उससे कुछ कहना चाहता है, पर उसने अपने और रमेश के बीच एक दीवार बना रखी थी जो बेटे को पिता से खुलकर बात नहीं करने दे रही थी। सोहनलाल रात को रमेश के पास ही रुक जाता है। देर रात सोहनलाल को अपने पैरों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है और वो उठकर देखता है। रमेश बेटा, तुम यहाँ
मेरे पैरों पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, नींद नहीं आ रही थी। अब क्या बात है रमेश, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूं, इसलिए शायद ये आंसू निकल आए। उस दिन सोहनलाल अपनी सारी कठोरता को छोड़कर पहली बार रमेश को गले लगाता है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, अब क्या बात है बेटा, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। रमेश के अंदर उठ रहा ज्वालामुखी एकदम से बाहर निकल जाता है और वो पिता को पकड़कर जोर से रोने लगता है। क्या बात है रमेश? रमेश कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ पिता के गले लगकर रो रहा होता है। सोहनलाल कुछ देर उसे ऐसे ही रोने देता है और थोड़ी देर बाद फिर से कहता है, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो, बताओ मुझे क्या परेशानी है? मैं कठोर जरूर हूं, पर तुम्हारा पिता हूं और हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूं। पिताजी, मेरा व्यापार नुकसान में चल रहा है। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैंने दुकान की एक किश्त भी नहीं भरी है और बैंक ने नोटिस दे दिया है मुझे दुकान बंद करने के लिए। अब परंतु तुमने तो कहा था कि तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है और तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी भी कह रहे थे कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। नहीं पिताजी, मैंने जैसा सोचा था, शहर और शहर के लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं है। दुकान पर जो आता है उसे डिस्काउंट चाहिए। लोग 4 दुकानों पर चश्मे का भाव पता करके आते हैं और जो सबसे कम भाव बोलता है मुझसे उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। और ज्यादा ग्राहकों के लालच में मैंने लोगों को इतने डिस्काउंट पर चश्मा बना कर दिया कि वो मूल्य मेरी लागत से भी कम होने लगा। आज मेरे पास कहने को तो 50 ग्राहक हैं, लेकिन मैं ये समझ चुका हूं कि वो मुझसे चश्मा तभी लेंगे जब मैं उन्हें अपने आप को नुकसान में डालकर चश्मा दूंगा। मैं समझ गया बेटा, मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, परंतु ये जरूर कहूंगा कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज भी गांव के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम अपना ये व्यापार गांव में क्यों नहीं करते? गांव के लोग कम पढ़े लिखे जरूर होते हैं, परंतु ईमानदार और नेक होते हैं। वो कभी भी तुम्हारा नुकसान करके अपना फायदा नहीं करेंगे। पिताजी, गांव में कितने लोग हैं जो मुझसे चश्मा बनवाएंगे? मैं पहले ही बैंक का कर्जदार हो चुका हूं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं बैंक के पैसे कैसे भरूंगा। मैं क्या करूंगा पिताजी? तुम उसकी फिक्र मत करो, बैंक का सारा पैसा मैं भर दूंगा, परंतु तुम्हें इस बारे में निर्णय लेना होगा कि तुम्हें शहर में रहना है या गांव में। पिताजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सोहनलाल आश्चर्य से रमेश की ओर देखता है, क्योंकि पहली बार रमेश आज उसकी सलाह मांग रहा था। आज तक रमेश और सोहनलाल किसी भी बात पर एक मत नहीं हुए थे, परंतु आज दिल से रमेश सोहनलाल की सलाह मांग रहा था। तुमने शहर वालों के लिए व्यापार करके देख लिया, एक बार गांव वालों पर भी भरोसा करके देखो, क्या पता तुम्हारा भरोसा तुम्हारे काम आ जाए। रमेश जल्द ही अपना शहर का सब कुछ खत्म करके गांव लौट जाता है। और गांव में एक छोटी सी चश्मे की दुकान खोलता है। सुबह सुबह, रमेश बेटा, आओ चलो गांव चलते हैं और लोगों से मिलकर आते हैं। लोगों से मिलकर? क्या बात है पिताजी? देखो बेटा, ये गांव है, यहाँ शहरों जैसी चकाचौंध देखकर लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी नजर कमजोर है, तो हमें उनके पास जाना होगा, उसके बाद वो हमारे पास आएंगे। रमेश सोहनलाल की बात समझ जाता है और वो दोनों घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं। काका, क्या आपको पढ़ने में कोई समस्या हो रही है? हाँ बेटा, पहले तो मैं 4 कोस 5 कोस तक देख लेता था, परंतु अब तो आधा कोस दूर देखना भी मुश्किल होता है।
सब कुछ धुंधला दिखता है। ठीक है काका, आप कल मेरी दुकान पर आइएगा, मैं मुफ्त में आपकी आंखों का चेकअप कर दूंगा। मुफ्त में? अरे बेटा, अगर तुम हम सब गांव वालों का मुफ्त में चेकअप करोगे तो खुद क्या खाओगे? नहीं काका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं जो है तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। हाँ नहीं काका, आप जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। इस तरह रमेश गांव के कई लोगों के पास जाता है और अगले दिन उसकी दुकान के बाहर 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो उससे आंखों की जांच कराने आए थे। रमेश मन ही मन खुश होता है। दोपहर तक वो सभी लोगों की आंखों की जांच कर लेता है और सब लोग उसे चश्मा के लिए एडवांस पैसे भी दे देते हैं। मैं आप सबका चश्मा परसों तक बना कर दे दूंगा। खुश रहो बेटा, बहुत तरक्की करो, भगवान तुम्हें खुश रखे, स्वस्थ रखे, भला हो तुम्हारा जो तुम हम गांव वालों की सेवा के लिए यहाँ आ गए, वरना आजकल के बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करके शहर भाग जाते हैं, हम गांव वालों को कौन पूछता है। रमेश हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करता है और मन ही मन सोचता है, पिताजी सही कह रहे थे, ये गांव वाले भोले हैं लेकिन बहुत प्यारे। शहर में तो लोग पहले डिस्काउंट मांगते हैं और चश्मा मिलने के बाद अगर दिलाया तो थैंक यू बोलते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोलते। और इन गांव वालों को देखो, डिस्काउंट भी नहीं मांग रहे हैं और आशीर्वाद भी भर भर कर दे रहे हैं। रमेश 2-3 दिनों में सबके चश्मे बनाकर दे देता है और सब बड़े खुश होते हैं। गांव के मुखिया जी सोहन लाल से, अरे भाई सोहन लाल, रमेश ने तो बड़ा ही अच्छा काम किया जो गांव में दुकान खोल दी। अब हम लोगों को चश्मे के नंबर के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोहन लाल खुशी से फूला नहीं समाता। रात के खाने के वक्त रमेश पिता से, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रहे हो रमेश? पिताजी, मैंने आपकी बात कभी नहीं सुनी, शायद इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, और आज पहली बार आपकी सलाह मानकर मैंने जो काम किया उस काम में मुझे 2-4 दिनों में ही तरक्की मिलनी शुरू हो गई। बेटा, अगर हर इंसान यही सोच ले कि उसे शहर में ही रहना है तो गांव की तरक्की कैसे होगी? युवक गांव को पिछड़ा बोलते हैं, लेकिन किसी ने इस पिछड़े गांव को आगे ले जाने की कोशिश तो नहीं की। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं गांव में ही रहकर गांव वालों की सेवा करूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये गांव वाले तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। तभी घर के दरवाजे पर गांव की बूढ़ी काकी आती है। सोहन, कहाँ हो तुम? अरे, ये तो बुद्धि काकी की आवाज है। पिताजी आप बैठिए, मैं देखता हूं। काकी अंदर आइए। मुझे तो मुखिया ने बोला कि तुम्हारे बेटे ने दुकान खोली है। मैं रमेश हूँ काकी, पिताजी तो खाना खा रहे हैं। अच्छा हुआ जो तुम ही मिल गए। क्या आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है? हाँ बेटा, पढ़ तो नहीं पाती, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। आप कल दुकान पर आ जाइएगा, मैं आपकी आंखों की जांच कर दूंगा। ठीक है, मैं कल दुकान पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन दुकान पर बूढ़ी काकी आती है और रमेश उनकी आंखों का टेस्ट शुरू करता है, अक्षर लिखे हुए बोर्ड की तरफ उंगली दिखाता हुआ। काकी आप सामने देखकर इसे पढ़िए। काकी थोड़ी देर तक ध्यान से देखती रही। नहीं बेटा, नहीं पढ़ा जा रहा। अब पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस बार भी नहीं पढ़ा जा रहा बेटा। अब देखिए, बड़े अक्षर पढ़े जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। धीरे धीरे रमेश दुकान में रखे सारे लेंस काकी पर ट्राई कर लेता है, लेकिन काकी का एक ही जवाब होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। काकी आप कल आइएगा, मैं कल आपकी आंखों की जांच करूंगा। कल पक्का मैं पढ़ पाऊंगी ना बेटा?
जरूर काकी, आप फिक्र मत कीजिए। रमेश शहर जाकर कुछ और बेहतरीन क्वालिटी के लेंस खरीद कर लाता है। दूसरे दिन काकी फिर से दुकान पर आती है और रमेश फिर से एक एक करके सारे लेंस बदलकर आंखों की जांच शुरू कर देता है। एक लेंस लगाकर, काकी, अब कुछ पढ़ा जा रहा है? नहीं बेटा, आज भी कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है। रमेश दूसरे लेंस को लगाता है। काकी, जो ऊपर सबसे बड़ा अक्षर लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं बेटा, वो भी नहीं पढ़ा जा रहा है। दोपहर होने को थी और ये सिलसिला चालू था। अब काकी, मुझे माफ करिए, मेरी दुकान में ऐसा कोई लेंस नहीं जिससे आप साफ साफ पढ़ सके। अब आपको शायद शहर के डॉक्टर को ही दिखाना होगा। रमेश को हताश और परेशान देखकर काकी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू अपना दिल छोटा ना कर। इतने साल स्कूल में मास्टर मुझे नहीं पढ़ना सिखा पाया, तो तेरा ये चश्मा एक दिन में क्या ही सिखाएगा। काकी की बात सुनकर रमेश ने अपना माथा पकड़ लिया। काकी, मतलब आपको पढ़ना आता ही नहीं है? अगर आता बेटा तो तेरे पास चश्मा लेने क्यों आती। रमेश हंसता हुआ काकी को दुकान से विदा कर देता है और इस तरह भोले भाले गांव वालों के साथ रमेश खुशी खुशी अपने चश्मे की दुकान चलाता है और धीरे धीरे रमेश के पास आसपास के गांव वाले भी आने लगते हैं।